तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है, आदाब है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट स्टडी में। तो मैं आप सभी के लिए यानी कि एकदम सोशल साइंस का 9th का जो आपका एग्जाम हो रहा है उसका आंसर के लेकर हाजिर हो गया हूं सब्जेक्टिव का। जी हाँ गाइस, सब्जेक्टिव का इसमें मैं बताने वाला हूं सारा सोल्यूशन, जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सोल्यूशन, क्योंकि बहुत बच्चों का मंडे से इसलिए बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको ऑब्जेक्टिव का तो मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। अगर आप चैनल पर जुड़े हैं, ऑब्जेक्टिव यानी 1 से लेकर 80 तक मैंने यानी 1 से 80 तक जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सोशल साइंस का 9th में आपको जो पूछा गया है उसका मैंने 1 से लेकर 80 तक मैंने बना दिया, एकदम वायरल क्वेश्चन, एकदम सही सही, एकदम राइट। उसका अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सोशल साइंस का 1 से लेकर 80 तक का एकदम राइट आंसर, ठीक है बाबू। नहीं देखा है सोशल साइंस का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सोशल साइंस का देख लीजिएगा, ठीक है। 9 वाला एकदम सही सही आंसर है जो आपका एग्जाम होने वाला है सोमवार से, ठीक है। सोमवार से जो एग्जाम होने वाला है उस बच्चों के लिए, ठीक है बाबू। और जिसका नहीं हुआ है और जिसका हो भी गया वो आंसर के मिला लीजिए, आंसर के मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो बाबू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, एकदम पूरा हकीकत में एकदम राइट टू राइट है, ठीक है। और मैं आपका सब्जेक्टिव कराने वाला हूं हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते, फिर क्या चलिए हमारा सब्जेक्टिव हो गया है ना, हम अभी चलेंगे क्या इसकी ओर, ऑब्जेक्टिव हो गया यानी कि अब सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, है कि नहीं। तो चलिए हम सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। यहाँ पे तो अभी 46 में है, सब्जेक्टिव में जो भी है पूछा जाएगा वो दिक्कत नहीं है, मैं सारा का आंसर एक एक बार कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग खंड ब में आ चुके हैं, जिसमें फिजिक्स का, भौतिकी शास्त्र का पूछा हुआ, यानी कि साइंस में जो पूछा जाता है फिजिक्स का पूछा जाता है, आपका केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का, और आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पूछा जाता है ना। तो तीनों का आपको मिला के जवाब देना पड़ता है। तो सारा क्वेश्चन को हम हल करेंगे और सारा का आंसर के मिला के एकदम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन बी का है, पहले क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरी है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 1 से 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जिसमें से आपको जो याद है उसमें से आप 1 से 4 चुन के आंसर मान लीजिए। ऐसा कि नहीं आपको एक याद है उसके बाद 2 3 4 नहीं याद है तो आप छोड़ दिए, नहीं। मान लीजिए आपको एक नहीं याद है तो छोड़िए, इसको हटाइए। फिर दूसरा याद है ना, दूसरा को सही कीजिए। दूसरा के बाद तीसरा नहीं आता है, छोड़ दीजिए। चौथा याद है तो चौथा को मान लीजिए, यानी क्वेश्चन चौथा मारना है और आंसर नीचे लिख देना है, इस तरीके से, है ना। तो आपको जो भी आता है उसका आंसर लिख दीजिए, सिर्फ 4 को पुराना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक ना। हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्युत्पन्न राशियां का इनके 2 उदाहरण है ना। तो इसका हम आंसर बता देते हैं आपको, है कि नहीं। व्युत्पन्न राशियां क्या इनके 2 उदाहरण क्या है, तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं आपको, ठीक है बाबू। इसका आंसर क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपका व्युत्पन्न राशि क्या है उसके आंसर के लेके हाजिर हो चुका हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए पहला देख लीजिए, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं ना, तो आपको पहले बताना क्या है, नंबरिंग नहीं देना आपको, यहाँ पे नंबरिंग नहीं देना आपको, दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सीधे आंसर लिखना है। जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं ना। उसके उदाहरण दे दीजिएगा, नंबरिंग छोड़ दीजिएगा। उदाहरण क्षेत्रफल, बल आदि, यानी 2 उदाहरण पूछ रहा है ना तो उसको दे दीजिएगा। आप लोग समझदार, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इसका आंसर ये, ठीक है। नंबरिंग नहीं लिखिएगा बाजू, जवाब में देकर ऐसे लिख लीजिएगा, उसका उदाहरण दे दीजिएगा। तो ये आपका व्युत्पन्न राशि क्या है, इनके 2 उदाहरण, है ना। तो इसका हो गया एक। चलिए आप लोग इसको वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, फिर चलिए आप देख लीजिए दूसरा हमारा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका सोशल साइंस का, एक समान त्वरण क्या है। तो 2 नंबर का है तो इसका भी जवाब देना अनिवार्य है ना। तो चलिए अब इसका एक समान त्वरण क्या है, इसका हम लोग अच्छे से आंसर के देखते हैं नहीं बाबू। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। हाँ तो देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर के एकदम बिल्कुल हाजिर है मेरे यहाँ पे, देख लीजिए। मैं आपको एकदम आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। देख लीजिए आंसर है एक समान त्वरण क्या है, तो उत्तर देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है, ठीक है। यहीं तक लिखना है ना आपको, जैसे में नहीं लिखा, जैसे भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे इसका हो गया ना आंसर, राइट आंसर क्या है, ठीक है बाबू। और आपको मैं आपको बता दूं, हर एक सब्जेक्ट का आपको आंसर के मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आपका ये आंसर के नहीं, आपका सेटअप हो गया, हर एक आंसर के पहले आपको अवेलेबल रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि आंसर का कोई वैल्यू नहीं होता है, प्रैक्टिस के लिए है, जो पढ़ा है उसके लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, बोर्ड वगैरह का नहीं है, ठीक है। तो लिख की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बाबू। इससे सिर्फ प्रैक्टिस की बात बताई गई है कि आप लोग बस याद कीजिए, है ना। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात अनलीगल तरीका नहीं है कि इसमें आप पहली बता रहे, नहीं। हमारे यहाँ पे एग्जाम हो चुका है बाबू, मेरे यहाँ पे एग्जाम हो चुका है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। और हमारे टेलीग्राम
टेलीग्राम का लिंक है बाबू, हमारे टेलीग्राम का आपको जो वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जो भी 9th वाला का आंसर के आएगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम में डाला जाएगा बाबू, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर अवश्य हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को चलते फिर। हाँ तो देख लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो 2 नंबर का पूछ रहा है ना, तो 2 ही नंबर 2 ही लफ्ज लिखेंगे, क्यों 5 नंबर में नंबर आके लिखेंगे। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि नहीं, इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपका आंसर के लेकर हाजिर हो गया हूँ। देखिए परिभाषा, लेकिन आपको देखिए कैसे आंसर लिखना आपको मालूम है ना, दूरी और विस्थापन में निम्न अंतर है, यानी कि आप जैसे लिखिएगा जवाब में, तो दूरी और आपको मालूम होगा दूरी और इस तरीके से विस्थापन में निम्न अंतर है, ठीक है। तो पहला और आपको क्या लिखना है, दूरी लिख देना है ना, इस साइड में राइट साइड लेफ्ट की साइड में, ठीक है। उसके बाद ऐसे बीच में आपको डैश पार देना, आपके बीच में जो आपका पैराग्राफ है कॉपी का, उसके बाद यहाँ पे लिख देना क्या, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। उसके बाद यहाँ से नीचे से आपको पार ना लेनी, देखिए यहाँ पे दूरी लिख दीजिएगा, यहाँ पे विस्थापन, देन यहाँ इस आने के बाद यहाँ से अभी जाने पैराग्राफ पार दीजिएगा और यहाँ पे 1 नंबर लिख दीजिएगा इसमें और 1 नंबर इसमें, इस तरीके से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो जैसे पहला नंबर में होगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा दूरी में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, एक इधर हो गया। इसके बाद विस्थापन में लिख दीजिएगा 1 नंबर में एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ तक लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे 2 नंबर का पूछ रहा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर की होता तो आप पूछते हैं ना, तो यहाँ पे इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आसानी के लिए आप राशि वाला देख लीजिए, दूसरा नंबर में लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का पूछ रहा है, दूसरा नंबर में लिख दीजिएगा यह अदिश राशि, यानी दूरी वाला में दूसरा नंबर में यह अदिश राशि है, उसमें विस्थापन में 2 नंबर में यह सदिश राशि है ना। इस तरीके से लिख दिया, 2 नंबर में पूछा गया 2 नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ ऊपर मैंने बताया उसको भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते बाबू। हाँ तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया है ना, 3 क्वेश्चन, सिर्फ 8 में से 4 का ही जवाब देना है। तो यहाँ पे अब चलिए हम और एक को चुन लेते हैं, तो मैं 5वां को चुन लेता हूँ, 4 को छोड़ देता हूँ, 5वां को, क्योंकि 4 ही जवाब देना है। तो 5वां क्वेश्चन है, समय की परिभाषा दे, इसका ऐसा मात्रा लिखे, है ना। तो चलिए इसका आंसर आपका बताता हूँ क्या इसका आंसर होगा, ठीक है बाबू। हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर बाबू क्या कह रहा है आपका, संवेग मोमेंट, यहाँ पे ये है संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ठीक है। और संवेग का ऐसा मात्रा क्या है, ऐसा यानी केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ तक हो गया इसका आंसर, यानी इसका आपका 4 को फिजिक्स का हो गया। अब इसका दीर्घ उत्तरी देख लेते बाबू, ठीक है, इसका दीर्घ उत्तरी क्या कह रहा है, चलिए दीर्घ उत्तरी आप देख लेते हैं हम, ठीक है बाबू। तो चलिए बाबू अगले क्वेश्चन को चलते हैं, हमारा यहाँ पे लघु उत्तरी हो गया, अब दीर्घ उत्तरी की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरी क्या कहता है यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे फिजिक्स का जो दीर्घ उत्तरी है, इसमें से आपको देखिए प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। तो यानी 2 क्वेश्चन 9 और 10, तो 9 और 10 में सिर्फ आपको एक का आंसर देना है ना। तो यहाँ पे मैं पहला का देता हूँ, मानव कान की कार्यविधि को लिखे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं आपको। हाँ तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर आपका, तनिका के अंत में एक पतली झिल्ली होती है जिसे कान का पर्दा या कनपट कहते हैं, ठीक है बाबू, है ना। जब वस्तु में उत्पन्न विक्षोभ के द्वारा माध्यम का संपीड़न कनपट तक पहुंचाता है तो ये कनपट को अंदर की ओर धकेलता है, इसी प्रकार विवरण कनपट को बाहर की ओर खींचता है। तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। या आप पूरा भी लिख सकते हैं, आपको जितना मन हो लिख लीजिए। देखिए मैं आंसर आपको देता हूँ, यहाँ तक आंसर है, यहाँ तक आंसर आप लोग, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, ठीक है। चलिए यहाँ तक पूरा आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, 5 नंबर ही है ना, लंबा होगा तो यहाँ पे परिवर्तन करता तो यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। तो यहाँ तक आंसर हो गया ना, तो यहाँ तक आप लोग आंसर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया फिजिक्स, अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर चलेंगे, है ना। चलिए केमिस्ट्री की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब केमिस्ट्री का हमारा क्योंकि फिजिक्स का कंप्लीट हो गया ना, अब केमिस्ट्री का देख लीजिए। इसमें आपका भी लघु उत्तरी 11 से 18 तक है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर है, यानी 8 में सिर्फ आपको 4 का जवाब देना है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा, 11वां नंबर था, हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 12वां की ओर चलते हैं, क्योंकि हमको तो सिर्फ 4 क्वेश्चन का आंसर देने से मतलब है ना। तो देख लीजिए 12वां है, द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है बाबू। हाँ तो देख लीजिए इसका द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है, 12वां नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका हम आंसर आपको बताते हैं। तो देख लीजिए इसका आपका 12वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रवणांक पर द्रवावस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस के द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है। तो ये नहीं पूछेगा तो आप लोग यहीं तक लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप आंसर आप लोग देख लीजिए आसानी से, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा और लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। हाँ देख लीजिए अब 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका,
कि स्याही में उपस्थित रंगों को कैसे पृथक किया जाता है। तो कैसे पृथक किया जाता है बताइए। तो इसका हम अभी आंसर आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ क्या इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होता है। हाँ तो देख लीजिए बाबू, इसका आंसर आ चुका है यहाँ पे आंसर। गर्म होकर स्याही में जल के रूप में वर्तमान विलायक वाष्पीकृत हो जाता है तथा वाच गिलास में स्याही का रंग बच जाता है। इस तरह वाष्पीकरण विधि के उपयोग से स्याही से रंग को अलग किया जा सकता है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे आपको आंसर के मिल जाएगा, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर लीजिए। और आंसर के आपको सबसे पहले टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम में सारा सब्जेक्ट का आंसर के मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम का लिंक, हमारा जो वीडियो आप देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो डाउनलोड करके आराम से ज्वाइन हो जाइएगा, या आप अपने सर्च कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम में पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम, ठीक है। वहां पे ज्वाइन हो जाएगा बाबू, ठीक है। वहीं आपको सारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बाबू, अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, इसका मैं आंसर बताने वाला हूं। देख लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम लिखे, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं, क्योंकि आपको सिर्फ 4 का देना तो मैं 3 तक बता चुका हूं, और 1 का लास्ट आपको बताना, ठीक है। तो ये 14वां है, चलिए इसका मैं आपको आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। तो देख लीजिए बाबू, निश्चय अनुपात का नियम देख लीजिए आप लोग, या स्थिर अनुपात। देख लीजिए मैं आपको बता दूं, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्थिर अनुपात का नियम, है ना, बोला है ना। तो देख लीजिए आपको लिखना है स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों को सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आंसर, ठीक है। यहाँ से आप लोग यहाँ तक आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला, ठीक है। हर एक तरीके से रहता है, तो आप लोग कोई भी तरीके से लिखिएगा, यानी कि सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो गया। और लास्ट क्वेश्चन इसका हम चलिए सब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पे क्या है, लघु तरीका बताना हो। चलिए लघु तरीका बता देता हूँ। देख लीजिए 14 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आप चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 का नहीं देखते हैं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन है ना, और भी 17 है, 18। तो चलो मैं 18 को आपको बता देता हूँ, ठीक है बाबू। 18 का बता देता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल प्रदूषण की परिभाषा लिखे। तो जल प्रदूषण की क्या परिभाषा, चलिए उसको मैं आपको आंसर बता देता हूँ। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देख लीजिए बाबू, इसका आंसर क्या आप लोग देख लीजिए, फटाफट मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जल प्रदूषण से अभिप्राय जल की निकाय जैसे कि झील, नदियों और समुद्रों, बुझाल के जल यहाँ पे है संदूषित होने से है। जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों और जीवों को प्रभावित करता है, और सर्वदा यह प्रभाव न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए अविनाशकारी होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर है। आप लोग इसको लिख ही लीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा बाबू, यही आंसर क्या आएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते बाबू। तो चलिए हमारा अब यहाँ पे हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे, है ना, यानी दीर्घ उत्तरी का चलेंगे। लघु उत्तरी तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। प्रश्न क्या 19 और 20 दीर्घ उत्तर प्रश्न, इनमें से किसी एक का उत्तर दे, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से हमको 2 का जवाब देना है ना बाबू। तो चलिए इसका 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, उदाहरण के साथ तत्व की संयोजकता की व्याख्या कर। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, यहाँ पे 19 है। अब 20 नंबर क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैं 20 नंबर का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आप लोग 20 नंबर को आंसर में आपको बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अब मैं इसका आंसर के लेके आ गया हूँ। देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन आप कैसे लिखना, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पूछ रहा है ना समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर, तो आप लिखिएगा समस्थानिक, आंसर में समस्थानिक और समभारिक में निम्न अंतर है ना। तो पहला 1 नंबर में लिख लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा समस्थानिक, पहले जिसका आंसर देना चाहते हैं समस्थानिक लिख लीजिएगा इस तरीके से, और इस पे आप लोग समस्थानिक लिखने के बाद इस तरीके से इस पे डैश मार दीजिए, लिख लीजिएगा इसे डैश मार दीजिएगा, और ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, इससे काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और नंबर भी बहुत मिलता है मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है। लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा समस्थानिक समस्थानिक लिखने के बाद एक ही तत्व आंसर यहाँ से लिख गया, एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कराता। तो यहाँ तक हो गया ना। तो यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। फिर दूसरे नंबर में ऐसे लिख लीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा संभारिक, और डैश तार के ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे करके, यानी इस पे लिखने के बाद इस तरीके से करके ऐसे, तो यहाँ बहुत नंबर मिलता है, ठीक है बाबू। लिखने के बाद आंसर लिखिएगा कि देखिए विभिन्न तत्वों के वह परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है परंतु उनके परमाणु क्रमांक समान नहीं होते, समभारिक कहलाते हैं। तो इस तरीके लिख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक बहुत हो गया, ठीक है। ऐसे भी आपका कोई चेक नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ तक हो गया। फिर अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जीव विज्ञान की ओर। चलिए यहाँ तक हो गया, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हम अब यहाँ तक हो गया, हमारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम लोग चलेंगे बायो के पास। देख लीजिए बायोलॉजी हमारा, देख लीजिए क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब बायो का देना है ना, तो लघु उत्तरी है। यहाँ पे 21 से 28 तक लघु उत्तरी, इनमें से 4 प्रश्न का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है, यानी कि 8 में से जाने की इसमें भी 4 का देना है ना। तो हमको जिसका आता है उसका देंगे। तो चलिए क्या क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है
पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिए, कह रहा है किस नंबर किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, बहुत आसान है ना। तो चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है बाबू। देख लीजिए बाबू, इसका आंसर के लिए मैं हाजिर हो गया हूँ। आपको आंसर लिखना है यहाँ से आंसर लिखना है कि जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। तो बस यहीं तक लिखना है, क्योंकि आपको 2 ही नंबर का पूछ रहा है ना, तो आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है बाबू, ठीक है। यहाँ से लिखिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बाबू, ठीक है। आप देख लीजिए हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन है ये वाला, इसमें थोड़ा इसको छोड़ देते हैं हमको, क्योंकि चलिए हमको सिर्फ 4 ही का जवाब देना है ना, तो हम लोग यहाँ पे जवाब दे रहे हैं 23 का। 23 का जवाब क्वेश्चन है सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल स्थायी उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उसका नाम लिखना है। तो चलिए हम उसको आपको आंसर दे देते हैं। तो देख लीजिए बाबू, सरल जो वाला है उसका 4 प्रकार का आंसर है। तो सबसे पहले आपको तो लिखना पड़ेगा सरल जो है आपका वो कितने प्रकार का, तो निम्न है। ये सरल प्रकार उत्तर में लिखना होगा, जो भी क्वेश्चन था सरल इस तरीके से, तो 4 प्रकार के निम्न है, ठीक है। इस तरीके लिख लीजिएगा, आपको मालूम है आप लोग समझदार है। पहला में ये लिख लीजिएगा इस तरीके से 1 नंबर देख के, ठीक है। 1 नंबर में इसका आंसर लिखिएगा, फिर दूसरे पेज में लिखिएगा, दूसरे ग्राफ छोड़ के पहला एक ग्राफ लिख लिया, उस पर दूसरा वाला में लिखेंगे। दूसरा नंबर में ये संयोजी उत्तक, और तीसरा में ये, और ये चौथा में। तो यहाँ तक हो गया, लेकिन पहले लिखना है कि इसके 4 प्रकार निम्न है, ठीक है। 4 प्रकार होते हैं जो निम्न है, इस तरीके से लिखिए, चारों को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए 24वां, 24 का छोड़ देते हैं हम लोग, 25वां देख लेते हैं। 25 नंबर बहुत ईजी है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बीज पत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है ना। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, बहुत ईजी बाबू, बहुत ईजी। इसको मिला कर लिखना पड़ता है। चलिए आंसर बताता हूँ। तो देख लिया इसका आंसर देख लीजिए, लिखा हुआ आर्किड समांतर शिरा विन्यास, यानी कि यहाँ पे आपको मिलाना है, आपका जो है आर्किड विन्यास में कौन सा विन्यास पूछ रहा है ना, तो वहां पे लिख लेने के बाद आर्किडा समांतर शिरा विन्यास है, इस तरीके से आंसर लिख लीजिएगा। बहुत ईजी है, लाइन मिला के लिखना है। उसके बाद इसमें आर्किड समांतर क्या है, समानांतर शिरा विन्यास है, ठीक है। लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है बाबू। फिर अगले क्वेश्चन को, तो इसका आंसर हो गया ना, यानी कि कैसे मिला के लिखना मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए यानी कि आंसर लिखना है एक बीज पौधों की पत्तियों में, और जो आंसर मैंने बताया आर्किड विन्यास का पत्ता जो मैंने बताया है जो भी था उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पत्तियों में लिखने के बाद यहाँ से मिला, यहाँ तक मिला दीजिएगा, उसका आंसर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हो गया ना, 3 हो गया, लास्ट क्वेश्चन बताना है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए 27 का बता देता हूँ। कह रहा है रोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो रोग किसे कहते हैं इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, यही आपका आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर रोग का लेके आ चुका हूँ। देख लीजिए रोग कह रहा है रोग अर्थात अस्वस्थ होना, तो रोग लिख लीजिएगा। रोग के बाद या इसमें जवाब लिख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्पना है, प्राय सही के पूर्ण रूपेण कार्य करने में भी किस प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया बाबू। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे हो गया ना बाबू, रोग वाला हो गया। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा दीर्घ उत्तरी सिर्फ बच गया है ना, दीर्घ उत्तरी देख लेते हैं बाबू, ठीक है। दीर्घ उत्तरी इसका हम देख लेते हैं, है ना बाबू। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरी यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 29 एवं 30 दीर्घ उत्तरी है, इनमें से किसी एक का उत्तर देना। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, जो भी आप देना चाहते हैं तो दे लीजिए। दूसरा रक्त और लसिका में क्या आंसर है, अब मधुमक्खी आंसर है। तो मैं दोनों में से एक का आंसर देता हूँ, यानी कि आंसर क्या होगा इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ किसी एक का इसमें से आंसर। तो यहाँ पे रक्त और लसिका वाला बता रहा हूँ, ठीक है। रक्त आपको कैसे जवाब लेना मालूम है ना, रक्त और लसिका में निम्न अंतर है। पहला में रक्त की तरफ लिखना 1 नंबर में, या फिर लसिका में दूसरे तरफ की ओर, यानी बीच में डेढ़ पार के, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। और पहला देख लीजिए, यह ऑक्सीजन को फेफड़ों, रक्त वाला जो है रक्त वाला में लिख लीजिएगा 1 नंबर में, या ऑक्सीजन के फेफड़ों को उत्को तथा यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका लसिका, लसिका देख लीजिए, लसिका को हम लोग तधीर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लसिका लिख लीजिए के बाद 1 नंबर लिखिएगा। लसिका तंत्र बहुत ही उपचयी अपशिष्ट पदार्थों तथा विशेष उत्पादों को उत्सर्जन करने के लिए मिले जाते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा है, देख लीजिए, दूसरा में लिख लीजिएगा, उसी में लसिका वाला है, लसिका में लिख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, करता है, ठीक है। तो लसिका में लिख लीजिएगा। फिर यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग मिला के लिख लीजिएगा, कोई भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है बाबू। किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफी यदि पसंद आई होगी हमारी यह वीडियो, ठीक है बाबू। यहाँ तक आपको अच्छी लगी ना, तो चलिए मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ और भी चीज़ें मैं बता दूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ तक बता दिया है, ठीक है। आपको जो आपको समझ में आता लिख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम में कोई बस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपका हो नहीं रहा है, ऐसे ही है, लेकिन आपका एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा जुड़ाएगा, इसलिए आप इसको याद करके ही जाइएगा, ठीक है। और आंसर के आपको हर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में बाबू, वीडियो के यानी हमारे यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर जाइएगा, ज्वाइन हो जाएगा, उस पर आपको हर एक आंसर के मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के आंसर के साथ, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।